अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये 4.14 का लेक्चर है। 28 दिसंबर 2020 का दिन है और आज पीर है। हम इससे पहले तकरीबन सारा जो ज़रूरी कोर्स है वो कर चुके हैं और थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एक दो टर्म्स के साथ, तो फिर हमारे पास टेक्निकली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक टर्म होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए टी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन पर डिफाइन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और ये इस जगह पर, जैसे मैं पॉइंट 1 की बात करता हूँ, घूमते घूमते अब ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और ऐसे इसे छोड़ दें तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा। और अगर इस जगह पर पॉइंट 2 पर मैं इसे छोड़ दूं घुमाते घुमाते, तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा और सीधा चला जाएगा। हम इससे पहले ये बात डिफाइन कर चुके। और ऐसे ही अगर ये घूमते घूमते यहाँ आए और यहाँ छोड़ दिया जाए तो ये शायद इस पाथ को फॉलो करेगा और सीधा चला जाएगा इस तरह। ये जो 3 डायरेक्शंस मैंने आपके सामने बनाई हैं 1, 2 और 3 पॉइंट पर, ये स्ट्रेट लाइन में होती हैं और ऐसी लाइन जो किसी कर्व को छूते हुए गुजरे उसे टेंजेंट कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो उसका अलोंग टेंजेंशियल पाथ में उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यही इसकी डेफिनेशन है और ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, acceleration of a body moving in a circle along tangential path is called tangential acceleration। अच्छा, अब अगर मैं इसकी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दूं तो एक मिनट, मैं ज़रा माइक को सेट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूँ, तस्वीर के ज़रिए से इसकी रिप्रेजेंटेशन करूँ, तो ये आएगा जैसे, फ़र्ज़ करो कि ये ऑब्जेक्ट है मूविंग इन अ सर्कल, इस जगह पर ये पहुंचा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये मूव करा, अगर मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट है और इस में जाते हुए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ऐसे ही अगर यहाँ इसे छोड़ देंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, ये आएगा ए टी। अच्छा, और अगर ये मूव करते हुए इधर आ जाए और यहाँ से छोड़ दें तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा और इस डायरेक्शन में जाते हुए इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसे कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, इट इज represented by AT and its unit is meters per second square। अच्छा, ये तो कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि ज़्यादातर हमें पता होते हैं, नहीं पता है तो बहरहाल अभी पता चल गए। इसके साथ एसोसिएटेड है सर्कुलर मोशन के साथ एक और चीज़। अच्छा, मैं अगर थोड़ा नीचे आऊँ तो मैं लिखता हूँ टोटल एक्सेलरेशन।
अच्छा, सर्कल में एक अच्छी और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जब आप किसी सर्कल पर, ये अब सर्कल हमारे पास अब मैट्रिक टेक्निकल सर्टिफिकेट हम नहीं करवाते, टेक्निकल ग्रुप हमने ख़त्म कर दिया था बहुत अरसे पहले। अब एसएससी हम मैट्रिक करवाते हैं। टेक्निकल जो मैट्रिक करते थे उनको ये बात पता है, उनको हम टेक्निकल ड्राफ्टिंग करवाते थे, उसमें टेंजेंट हम उनसे ड्रॉ करवाते थे, उन्हें वैसे ही पता था ड्रॉ करने की वजह से। और आपको ये हम वैसे बताते हैं कि अगर कोई एक लाइन ऐसी हो जो किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करते हुए गुजरे, ये अब जा रही है लाइन, देखें ये लाइन अब जा रही है स्ट्रेट, अब ये सर्कल को छूते हुए गुजर रही है इस जगह पर, ठीक है, ये कट नहीं कर रही है। अब मैं यहाँ अगर बनाऊँ तो ये वाली जो लाइन ये दो जगह कट कर रही है, और जब कट करती है तो दो जगह पर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है। लेकिन जो टच करते हुए जाती है उसका सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, जो कि जहाँ वो टच करती है सर्कल को, और इसके अलावा और कोई पॉइंट टच नहीं करता। जहाँ से ये टच कर रही है उसे अगर मैं सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूँ ये, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, अब अगर खुद सोचें कि चलें, मैं ऐसे इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने कि घूमते घूमते ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया और ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, तो उसके टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो ये होगी। और सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ये। तो ये क्या बनते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अच्छा, अब मैं टोटल एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो एक वेक्टर है 80 और एक है AC। इन दोनों को मैं अगर ऐसे ऐड कर दूं, क्योंकि 90 का एंगल बनता है ना दोनों में, तो ये मैंने हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया। टोटल इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ A, ये कहलाएगा टोटल एक्सेलरेशन। और ये किसके इक्वल होगा, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दो तो ये है हाइपोटेन्यूस, और लॉ क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है, अच्छा चलो मैं नीचे लिखता हूँ ना, ये तो A है, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, बेस देखें ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस ये है, अच्छा ये एंगल अगर बनेगा ये 90 बनेगा, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ये बन जाएगा A स्क्वायर, और बेस देखें, बेस ये है 80, ये आएगा 80 स्क्वायर प्लस P क्या हो जाएगा AC, इसका भी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ भी रूट लेंगे, यहाँ भी रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, मेरे पास क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी सर्कल का टोटल एक्सेलरेशन अगर आपने मालूम करना है तो आपको उसके टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इस फार्मूले में रखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली, अच्छा अब वो धूप ज़रा निकल गई है मेरे टेबल पर से, धूप का मैं फ़ायदा ले रहा था, उसमें ज़रा मुझे लगता है कि ज़रा बेहतर नज़र आता है। अच्छा, अब एक मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ, जूम आउट हो रहा है ये। अच्छा जी, अब देखें प्रैक्टिकली, अच्छा मैं कोई लंबी चौड़ी बहस इस पे या कोई डिटेल नहीं लिखता हूँ, प्रैक्टिकली इन अ सर्कल, अच्छा इन अ सर्कल, ये डायग्राम आप बना सकते हैं, क्योंकि अलग से कोई क्वेश्चन तो इसका होता नहीं है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बताओ, 80 और ये AC, ये फॉर्म करते हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल। प्रैक्टिकली 80 एंड AC आर परपेंडिकुलर, therefore their total acceleration A इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AT पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये तो टोटल एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, अब सेंटीमीटर फोर्स हमें पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है, AC और टोटल एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। अब ये है कि हमारे पास हर नेसेसरी डिटेल आ गई हुई है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है इसमें,
टार्जन वाला क्वेश्चन है और अक्सर फाइनल एग्जाम्स में आया करता है। तो मैं ये सोच रहा था कि वो प्रॉब्लम हम कर लें अभी, या उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और डिस्कस कर लें। तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। तो मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम वो न्यूमेरिकल करेंगे तो आके हमें फॉरएवर वो न्यूमेरिकल आ जाए। वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अच्छा, ये मैं वही कर रहा हूँ और ये मैं उस न्यूमेरिकल को अपने जहन में रख के कर रहा हूँ। तो ये आप समझ लें ऑप्शनल टॉपिक है। ऑप्शनल टॉपिक का मतलब ये होता है कि आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अच्छा, ये डेरिवेशन अगर आपको आ जाएगी तो मुझे ये यूज़ करनी है चैप्टर 8 में जाके, और एग्जैक्टली ये वही छोटी सी डेरिवेशन है, आप इसे समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर आ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या सिंपल पेंडुलम। किसी सिंपल पेंडुलम के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फर्ज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, और आप इसे वाइब्रेट कर देते हैं। ये आ गया इधर। अच्छा, अब ये इस जगह पहुंच गया। अच्छा, कभी आपने गौर किया कि अगर मैं इसे इस पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये ओ, इस पॉइंट ए पर अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा? अच्छा, ये आएगा इस तरफ, ओ की तरफ। अच्छा, जैसे ही आप छोड़ेंगे ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये जो हरकत प्रोड्यूस होती है किस वजह से प्रोड्यूस होती है? ठीक है, मोशन हमेशा प्रोड्यूस होगा किसी न किसी फोर्स की वजह से, और यहाँ पे जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये अपने वेट के वजह से नीचे आता है। अच्छा, वेट की वजह से ऑब्जेक्ट को आना चाहिए नीचे डाउनवर्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये इस तरफ आता है। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ से बंधा हुआ है, मोशन इसका हो ही इस तरफ सकता है। तो वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इसे इस ओ की तरफ लेके आता है? हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि इस ये जो वेट है इसका, वो भी एक वेक्टर, ये डाउनवर्ड एक्ट करता है, उस वेट को हम रिजॉल्व कर देते हैं। और रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो एक्सिस ऑफ पेंडुलम है ये वाला, इसको थोड़ा सा एक्सीड कर दे, ये एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटेंड करने के बाद ये जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो किस तरफ होता है? वेट आपको पता है, याद कर लें इसको, कि हमेशा हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड। ये तो ये आ गया वेट, वेट वेक्टर आ गया नीचे। अच्छा, अगर ये थीटा है ये, तो ये देखें ना, यही लाइन है, ठीक है, तो यहाँ भी ये थीटा ही आएगा। अच्छा, वेट वेक्टर है नीचे और इसका एक्स एक्सेस ये वाला नीचे। हम इस वेक्टर W को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो एक्सेस है इसके साथ जुड़ा हुआ, उस पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि मैं इस पेज को घुमा सकता हूँ तो मैं इसको घुमा देता हूँ। ब्लैक बोर्ड होता तो मैं ना घुमा सकता। तो ये यहाँ से, अच्छा, इस तरह पेज को इस पोजीशन में रखने से मुझे आसानी रहती है कि मैं 90 डिग्री बड़ा तरीके से बना सकता हूँ। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो वेट है वेट वेक्टर के साथ ये वाला एक्सेस लगा है, इसलिए इसे कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट, ठीक है, अगर आपको याद हो। ये एफ वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब इस एफ वेक्टर में ये थीटा है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, इसकी कोई क़ैद नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ एक्स एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं आप और कहते हैं कि ये वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और जो ज़रा सीनियर बच्चे होते हैं वो इसे एक्स कंपोनेंट नहीं कहते बल्कि पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, एक्स कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट भी कहलाता है। तो मैं आसानी के लिए जो आपको याद है वैसे लिखता हूँ, एफ एक्स कंपोनेंट है ये। एफ एक्स कंपोनेंट में एफ एक्स कंपोनेंट कैसे मालूम करते हैं? असल वेक्टर को एफ यानी आगे कॉस ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा, यानी इस वेक्टर को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और ये एफ वाई कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहेंगे इसको, ये थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है। ये किसके इक्वल होता है, एफ साइन ऑफ थीटा। ये मैट्रिक में भी करके आए थे, हमने इंटर में भी किया, फर्स्ट ईयर में भी कर लिया। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट, इसे समटाइम्स पैरेलल कंपोनेंट भी कहते हैं, क्योंकि बाज़ ये एक्स एक्सिस पर नहीं होता, वाई एक्सिस पर भी एक्स कंपोनेंट हो सकता है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि 20-25 मिनट के दरमियान में ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, किसी और टाइम पे हम वो डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाई कंपोनेंट जो है, ये एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होता है, ये परपेंडिकुलर साइड पे आता है, इसलिए इसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। तो एफ वाई कंपोनेंट और एफ एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस लगता है, वाई कंपोनेंट के साथ साइन लगता है। अब आए जरा, ठीक है, वेक्टर ये है, ये एंगल ये जुड़ा हुआ किस एक्सिस के साथ है, इस एक्सिस के साथ। जिसके साथ वेक्टर जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं एक्स कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट, तो इसलिए इसके साथ तो मैं लगाऊंगा। और ये कैसे मालूम होता है, असल वेक्टर यानी W इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, जैसे ये हमने किया हुआ है कि एक्स कंपोनेंट यानी पैरेलल कंपोनेंट इक्वल होता है असल वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। और कैसे मालूम होता है कि ये वेक्टर इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा होता है, ठीक है, जिस एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा है वही इसका पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है। और जो सामने एंगल के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाता है। अब आओ जरा इधर, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट ये कहलाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके इक्वल आएगा, असल वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसमें हम असल वेक्टर के साथ एफ के साथ साइन ऑफ थीटा लगाते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, इसलिए मैंने यहाँ एफ साइन थीटा लिख दिया। अच्छा, अब ये जो नीचे मैं अगर एरो लगाऊं, ये वेट फैक्टर है नीचे की तरफ, इसका वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक्स कंपोनेंट को छोड़ दूं। अच्छा, अब क्या समझते हो, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये फोर्स जो वेट का वाई कंपोनेंट है ये वाला, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली, यानी इस तरफ है क्या, इस तरफ है ओ। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ता हूँ ना, ये कंपोनेंट होता है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ घसीटता है, ड्रैग करता है। ये वाली फोर्स होती है जो कि इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आती है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है, मैं इसे लिखता हूँ एफ, जो इस डायरेक्शन में लग रही है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू परपेंडिकुलर के, ठीक है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आ रही है। एफ होता है किसके इक्वल है, एम ए, और ये डब्ल्यू परपेंडिकुलर है किसके इक्वल, डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, ये मैंने यहाँ से लिखा। और एफ क्या है, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घसीट के ला रही है, और वो है कौन सी, वो ये वाली फोर्स है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये एम ए, इसको मैं एम जी कर देता हूँ साइन ऑफ थीटा, ये एम से एम कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास, ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखें यहाँ क्या है, ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और क्योंकि अगर एक कर्व होता ऐसे, तो ये इस पे क्या बनाता है, ये टेंजेंट बनाता है, ठीक है। अगर ये कर्व होता पूरा तो ये वाली लाइन क्या है, ये टेंजेंशियल पाथ होती, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है इसका इस फोर्स की वजह से, उसको मैं ए टी का नाम देता हूँ, एज दिस एक्सेलरेशन इज इन टेंजेंशियल पाथ। क्योंकि ये टेंजेंशियल पाथ में है, इसलिए इस ए को मैं ए टी का नाम भी दे सकता हूँ, चाहे ए टी लिखूँ या ना लिखूँ, बात यही रहेगी, जी साइन ऑफ थीटा। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पेंडुलम की तरह झूल रहा हो, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम करने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। मैं ए टी लिखूँ या ना लिखूँ, बात यही रहेगी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम एक न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, और मैं वो न्यूमेरिकल पहले ढूंढ लूँ। मैं समझ रहा था कि ये मेरे पास एक कॉपी रखी होती है एक ओल्ड स्टूडेंट की, लेकिन इसने शायद पूरा काम कर नहीं रखा है इसमें। बहरहाल अब आगे चलते हैं, ज़रा मैं बुक में से देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है। ये है, अच्छा, ये मुझे
मुझे ये डाउट तो बहरहाल रहता है कि तुम्हें पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा जूम किया मैंने, थोड़ा और हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ से बढ़ते हैं ना। A Tarzan swings on a vine of length 4 meter in vertical circle under the influence of gravity. टार्जन एक वाइन पर, एक बेल पर लटका हुआ है, 4 मीटर उसकी लेंथ है और वर्टिकल सर्कल बन रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो झूलता है। व्हेन द वाइन मेक्स एन एंगल थीटा 20 डिग्री विद द वर्टिकल, जब वो जो बेल है उसका एंगल 20 डिग्री बनता है, तो टार्जन हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो टार्जन की स्पीड उस वक्त 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड हिज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ। फाइंड हिज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, और फिर उसके बाद एंड दी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इस वजह से मैंने इतनी लंबी डिबेट की है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बताना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपने ना लिखना है अपनी कॉपी पे, ठीक है, और क्वेश्चन का नंबर है आपकी बुक में ये 12, ठीक है। अच्छा, ये 12 क्वेश्चन आपने पहले कॉपी पे लिखना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन करना है। अच्छा, अब ये देखें, ये फर्ज करो ये टार्जन, ये कोई दरख्त है, इस पे कोई बेल है, और अच्छा अब ये पूरा दरख्त मैं इस पे नहीं ला पाया हूँ, और ये कोई टार्जन है जो लटका हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे झूल रहा है। जब ये टार्जन इस जगह पर आता है, ठीक है, अच्छा उस वक्त इसका एंगल बनता है 20 डिग्री, उस वक्त बताना है, और उस वक्त इसकी स्पीड भी उन्होंने बता दी है कि शायद 4 मीटर्स पर सेकेंड है, नहीं 5 मीटर्स पर सेकेंड। जब ये इधर पहुंचता है तो फर्ज करो कि इस तरफ या उस तरफ, जिस तरफ भी, इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। उस वक्त बताना है AC कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैं ज़रा क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका पेपर के ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। मुझे डेटा वाइज क्या क्या गिवन है, मुझे डेटा वाइज जो गिवन है वो है ये समझ लीजिए, टार्जन इस जगह मौजूद है, टार्जन से मुराद मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और इस जगह पर इसकी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, और ये जो एंगल है थीटा ये है 20 डिग्री। ये चीज़ मैं लिखता हूँ, V इज़ इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड, थीटा इज़ इक्वल टू 20 डिग्री, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये मूव करता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख देता हूँ मैं। अब मुझसे क्वेश्चन है AC बताओ। अच्छा, इस बेल की जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी गिवन है, और ये लंबाई है 4 मीटर्स, तो इसका नाम मैं L रखता हूँ। और क्योंकि जब ये लेंथ इसकी 4 मीटर है, तो जब ये सर्कल बनेगा तो ये रेडियस भी 4 ही मीटर का बनेगा, इसलिए मैं यहाँ R लिख रहा हूँ, R इज़ इक्वल टू 4 मीटर। मुझे क्या मालूम करना है, AC मालूम करना है, AT मालूम करना है, टोटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। सोल्यूशन, AC किसके इक्वल होता है, V स्क्वायर अपॉन R। अब वैल्यू रख दें, V की वैल्यू ऊपर देखें, 5 लिखी है, 5 उसके ऊपर स्क्वायर करें, R की वैल्यू 4 लिखी है, नीचे रखें, देखें क्या आता है, 4 6 आर 24, शायद ये मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो 6.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, नंबर्स जो है आपको पता है कि मैं डिस्लेक्सिक हूँ, नंबर मुझे समझ में नहीं आते हैं, तो कैलकुलेटर से करके इसे लिखिएगा बिल्कुल सही से, ये आंसर आ जाएगा। AT किसके इक्वल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी करके गए हम, G साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो G है 9.8, साइन ऑफ 20 लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टोटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, AC स्क्वायर प्लस 8T स्क्वायर। तो उसमें वैल्यूज़ रखिए, आपके पास पूरा हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और फाइनल एग्जाम में आया करता है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अब जो बाकी के
छोटी मोटी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट देख लेंगे। थैंक यू।